हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज के सत्र में हम हरियाणा सिविल सेवा के वर्ष 2014 में प्रारंभिक परीक्षा में आए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर और उनके विकल्प को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा डिजाइन किया गया। दोस्तों, ये प्रश्न काफी हमारा तथ्यात्मक है। हम पहले जरा बात करते हैं कि इस सिद्धांत का मूल मतलब क्या है। दरअसल एक सिद्धांत है जो कहता है कि यदि प्रति व्यक्ति आय किसी देश की बढ़ती है तो होता क्या है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो व्यक्ति बेहतर भोजन प्राप्त करता है, बेहतर पोषण प्राप्त करता है, जिससे उस राज्य में मृत्यु दर गिर जाती है। और चूंकि आय बढ़ गई है तो व्यक्ति अपने बच्चों के लालन पालन के लिए अधिक समर्थ हो जाता है। इस कारण से यह आवश्यक नहीं है कि जन्म दर कम हो जाए, तो जन्म दर उच्च हो सकती है किंतु मृत्यु दर घट जाती है, जिससे जनसंख्या बढ़ोतरी होती है। यह सिद्धांत दरअसल दोस्तों क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है जो अर्थशास्त्री एच लैम्बेस्टीन द्वारा दिया गया था। तो यह बताती कि क्यों जो विकासशील देश हैं उनमें जब आय आई है तो आय आने के बाद भी जनसंख्या क्यों बढ़ती है, क्योंकि आय जब आती है तो उन देशों के लोगों ने अपने पॉपुलेशन के मृत्यु दर को कम कर लिया है। जन्म दर अभी भी ज्यादा है, जिस कारण से आय के साथ साथ उन राज्यों देशों में जनसंख्या की वृद्धि का दर अच्छा है। तो इसका उत्तर दोस्तों ए है। और अदर मान लीजिए प्रश्न आता है इस सिद्धांत के बारे में, तो इस सिद्धांत की ये अवधारणा है कि क्यों आय के बाद भी, प्रति व्यक्ति आय के बाद भी पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। नरसिम्हम समिति इनमें से किस सुधार से संबंधित थी। अब देखिए हमारे पास चार अलग अलग क्षेत्र हैं। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए आप देखिए दोस्तों, सबसे नवीन जो समिति हमारे पास में है 2009 में यशपाल समिति की बात आती है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए। आजादी के बाद की बात करें तो राधा कृष्णन समिति, कोठारी समिति, कुछ ऐसी समितियां हैं दोस्तों जिसका संबंध उच्च शिक्षा से है। नरसिम्हम समिति का संबंध उच्च शिक्षा से नहीं है। कर संरचना दोस्तों, आप देखिए भारत में जीएसटी आया है, वस्तु एवं सेवा कर आया है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर देश में दरअसल जीएसटी का सुधार हुआ है। और इससे पहले भारत में राजा चेलिया नामक समिति के सिफारिश पर अन्य कर में सुधार किए गए हैं। इसका भी संबंध कर संरचना से नहीं है। दोस्तों, भारत में बैंकिंग सुधार के लिए 1991, 1998 दो बार समितियां बनी जिसका नाम था नरसिम्हम समिति। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा। नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था भारत में 91 में, 98 में, जिसका संबंध बैंकिंग सुधार से था। पहली बात तो दोस्तों ये नरसिम्हम समिति जो प्रथम है, इन्होंने कहा था कि भारत में कम से कम 3 से 4 अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक होने चाहिए। और इसीलिए आप देखिए भारत में बैंकों का विलय किया गया है। 2017 में भारत में 27 सरकारी बैंक थे, जो आज 2021 में इनका विलय कर दिया गया है। भारत में आज 12 सरकारी बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो ये जो आज काम किया गया है, इसकी सिफारिशें 91 में नरसिम्हम समिति द्वारा दी गई थी। और इसी प्रकार से 98 के समिति ने भी बैंकिंग सुधार के लिए काफी ऐसे सुझाव दिए थे। तो हमारा उत्तर दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पर,
बैंकिंग का सी रहेगा। और अलग अलग योजनाओं के द्वारा हमने योजना में सुधार किया है, इसके लिए कोई विशेष समिति नहीं है, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? उत्तर है सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? दोस्तों आप देखिए, भारत में 1971 के लोकसभा आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। बट यहां प्रश्न क्या है, किस योजना में दिया गया? अब देखिए आप दोस्तों, 1971 के आम चुनावों में चुनावी घोषणा, चुनावी जो वायदे होते हैं उसके नाम पर गरीबी हटाओ की बात की गई। अब आप देखिए किस योजना में आएगा ये। भारत की पहली योजना की अवधि क्या है? 51 से 56। दूसरी योजना 56 से 61। तीसरी योजना 61 से 63। चौथी योजना 69 से 74। और जो पांचवी योजना है दरअसल वो 74 से 79। तो आप देख सकते हैं दरअसल जो हमारी चौथी योजना है उस योजना के तहत दरअसल क्या किया गया दोस्तों, ये चुनावी वादे हुए, ठीक है ना। लेकिन हुआ ये, आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, इस योजना का जो शुभारंभ है, जो क्रियान्वयन है, वो दरअसल पांचवी योजना में किया गया। इसीलिए इसका उत्तर चौथी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? पांचवी योजना को माना जाता है, क्योंकि देखिए इस योजना की अवधि चल रही थी जब ये चुनावी वादा किया गया, तो भारत पहले से ही चौथी योजना में था। तो अब ये जो नारा है उसका अमल, क्रियान्वयन किस योजना में होगा? अगली योजना में होगा। इसीलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या है? पांचवी योजना में गरीबी हटाओ का नारा आता है। इसीलिए आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर लें। बहुत जगह पे आपने देखा होगा तो यहां पर इस योजना चल रही थी, अगर ये योजना चल नहीं रही होती तो भले ही ये तारीख इसमें आती है 71 बीच में आता है, किंतु वो साल निकल चुका था। इसीलिए हमारा उत्तर है पांचवी योजना, जिस योजना में दरअसल गरीबी हटाओ का नारा दिया गया माना जाता है। हालांकि नारा कब दिया गया? 71 में दिया गया, जो इस अवधि में आता है, किंतु इस योजना में वो शामिल किया जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या है? पांचवी योजना। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, ये किस बैंक का नारा है? आप देखिए, आईसीआईसी बैंक, आप अगर ऐड देखेंगे तो वहां लिखा आएगा ख्याल आपका, ये इसका नारा है। एचडीएफसी बैंक का नारा है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। यूटीआई बैंक जो आज एक्सिस बैंक है उसका नारा है बढ़ती या जो वृद्धि है उसको लेकर नारा दिया उन्होंने। जो एसबीआई है उसका नारा है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों? एसबीआई बैंक है। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई ऐसा ऐड देखें बैंकिंग का, तो ऐसे कुछ टैग लाइंस को आप याद रखें। प्रश्न आ चुके हैं और आ सकते हैं कि ऐसे किसी टॉपिक पर प्रश्न आ गया जो किसी किताब से आपको नहीं मिलेगा, वरन किसी आम चर्चा टीवी या न्यूज़पेपर से आपको मिलेगा। तो यहां पर एसबीआई का नारा है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। हमने देखा एचडीएफसी बैंक है और सभी बैंकों अपना अपना नारा है। तो इसका उत्तर दोस्तों हमारा क्या हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई किस योजना में? दोस्तों योजना के प्रश्नों पे आप देखिए पहले भी काफी प्रश्न आए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, योजनाओं के सभी वर्ष को याद कर लेंगे। तो हमें पता है कि पहली योजना कब आई, दूसरी योजना की अवधि क्या है,
तीसरी योजना की अवधि क्या है? ये योजना अवकाश की अवधि है, जब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी और वार्षिक योजना बनाया गया। फिर ये हमारी चौथी योजना है और हम आगे देखेंगे कि अलग अलग योजनाएं कौन सी हैं। अभी के लिए हमारी ये 4 प्रमुख योजनाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब ये पता हो कि ये कब बना, खादी ग्राम आयोग। दरअसल 1956 वो दरअसल ये वर्ष है जिस वर्ष में इसका गठन किया गया। प्रश्न ये भी है कि किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया। आप देखिए, भारत में खादी उद्योग, कुटीर उद्योग के विस्तार के लिए इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय के अधीन ये आता है? आप देखिए, दरअसल जिसका मंत्रालय है वो है लघु उद्योग मंत्रालय। वर्तमान में लघु उद्योग मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के दरअसल अंतर्गत इसको रखा गया है। तो इसकी स्थापना कब की गई? आप देखिए, कौन सी योजना 56 में शुरू हो रही है? दूसरी योजना, क्योंकि यहां तो योजना खत्म हो रही है ना, तो यहां पे योजना शुरू हो रही है। तो दूसरी योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग या ग्राम आयोग का, जिसको हम बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी। तो केवीआईसी का गठन 1956 में हुआ। 1956 का वर्ष दूसरी योजना से शुरू होता है, इसीलिए इसका उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर होगा सी, दूसरी योजना। बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हैरिस संबंधित जानकारी प्रदान करता है, मतलब इनमें से कौन सी जानकारी हैरिस प्रदान करती है? हैरिस एक्चुअली क्या है, इसको आप हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में जाने। तो ये एक तरह से हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात, जो सॉफ्टवेयर है हरियाणा का वो है हैरिस, या इसको एक्चुअली हैलरिस भी कहते हैं, क्योंकि ये लैंड रिकॉर्ड, भूमि संबंधी जो जानकारी है उसके लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, भूमि के मालिकाना हक को लेकर काफी विवाद भी होते हैं। इन विवादों को दरअसल दूर करने के लिए एक बनाया गया सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से जो भी रजिस्ट्री की डीड है, जो एग्रीमेंट है, उसमें पारदर्शिता आएगी, बायोमेट्रिक पहचान होगी खरीदार की और बेचने वाले की। इन सब को दरअसल सुगम बनाता है ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है हैरिस। अब देखिए कि जो स्वामित्व का रिकॉर्ड है वो जमाबंदी है, तो भूमि के रजिस्ट्रेशन हो, स्वामित्व का रिकॉर्ड हो, रजिस्टर्ड डीड की प्राप्ति हो, उसकी प्रति कॉपी की प्राप्ति हो, या फिर अधिक पारदर्शिता लाने के लिए खरीदार और विक्रेता के साथ जो सब रजिस्ट्रार है कि किसके सामने ये डीड की गई है, तो सब जो रजिस्ट्रार्ड है उसके बायोमेट्रिक की तस्वीर भी यहाँ पर दोस्तों ये मैनेज करता है। तो यहाँ पर पहला कथन भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसका मतलब चौथा अपने आप गलत हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी खरीदार है, जो भी बेचने वाला है, उसकी जानकारी सब रजिस्ट्रार के बायोमेट्रिक पहचान जिसके सामने ये डीड हुई है, ताकि जो जवाबदेहिता है उसको बना के रखा जाए। भूमि जो पंजीकरण हुआ है उसका होना, उसके रजिस्ट्रेशन की एक प्रति, एक कॉपी देना, इन सब के लिए ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? केवल 1, 2 और 3 बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उत्तर हमारा क्या है? केवल 1, 2 और 3। बहुत ही सरल प्रश्न है, और जैसे ही ये 1, 2, 3 होगा तो 4 तो अपने आप ही चला जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया 1, 2 और 3। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरियाणा राज्य श्रम नीति चंडीगढ़ स्थित
जो श्रम विभाग है उसके द्वारा वर्ष 2006 में दरअसल हरियाणा राज्य श्रम नीति को लाया गया। दोस्तों श्रम नीति के साथ ही जुड़ा है राज्य के उद्योग का विस्तार। तो राज्य के उद्योगों को विस्तार को करने के लिए, श्रमिकों के पहचान के लिए, प्रशिक्षण के लिए, रोजगार के लिए, कौशल विकास के लिए और न्यूनतम मजदूरी आदि शर्तों को पूरा करने के लिए वर्ष 2006 में हरियाणा राज्य श्रम नीति अस्तित्व में लाया गया है। दोस्तों उत्तर हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, सिंपल है, इसका उत्तर रहेगा 2006। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हरियाणा सहकारी विकास अधिनियम के तहत पंजीकृत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड अस्तित्व में कब आया? दोस्तों इसका इतिहास है। दरअसल हरियाणा में डेयरी निगम, डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना दरअसल 1970 में हुई, जिसका उद्देश्य था हरियाणा में डेयरी का विकास करना। और इस डेयरी निगम ने 31 मार्च 1977 तक यह अस्तित्व में था, जिसके बाद डेयरी निगम के स्थान पर दरअसल एक सहकारी संघ बनाया गया जिसका नाम था हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड। तो आप देखिए कि 70 से लेकर इस तारीख तक डेयरी निगम जो डेयरी क्षेत्र है उसके विकास पे काम करता था। इसके समाप्त की तारीख क्या है? 31 मार्च। तो इस संगठन के अस्तित्व की तारीख क्या होगी? 1 अप्रैल 1977। तो उत्तर क्या होगा हमारा? 1 अप्रैल 1977, 1977, 1 अप्रैल। सो फ्रेंड्स यहां पर डेयरी निगम 70 से 77 है। उसके बाद 1 अप्रैल से हमारे पास क्या आ गया? एक पंजीकृत रजिस्टर्ड हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ आया। तो इसका उत्तर दोस्तों बी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। अब बात करते हैं हरियाणा में जो डेयरी सहकारी समितियां हैं वो किन स्तर पे काम करती हैं। दोस्तों इस संगठन की जो हम बात कर रहे हैं, इस संगठन का उद्देश्य क्या है कि हरियाणा में डेयरी क्षेत्र का विकास करना। विकास के 3 स्तर हैं, एक है ग्रामीण स्तर, गांव का स्तर, एक है जिला स्तर और एक है आपका राज्य का स्तर। तो किसानों की स्थिति को दूर करने, बेहतर करने के लिए डेयरी का विकास 3 स्तर पे होता है। पहला ग्रामीण, दूसरा जिला और तीसरा राज्य। ब्लॉक स्तर पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर इस प्रश्न को देखें आप, तो यहां पर प्रश्न है कि हरियाणा में डेयरी सहकारी समितियां इनमें से किस स्तर पे काम करती हैं। आप देखिए, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां ग्रामीण स्तर पे काम करती हैं, बिल्कुल सही बात है, किंतु कोई ऐसी समिति ब्लॉक स्तर के लिए दोस्तों नहीं है। ब्लॉक स्तर जो होता है आमतौर पे वो स्वशासन के लिए गठित एक स्तर है, जो हमारा एक लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए हम ब्लॉक की बात करते हैं। किंतु यहाँ पर जो डेयरी का उत्पाद है सहकारी समिति है, और आमतौर पे सहकारी समितियां या तो ग्रामीण स्तर पे काम करती हैं या जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे। यदि आप किसी सहकारी बैंक को देखेंगे तो सहकारी बैंक भी 3 स्तर पे काम करते हैं। एक राज्य का स्तर है, संपूर्ण राज्य का स्तर, एक है जिला का स्तर और एक है ग्राम का स्तर। तो जितनी भी सहकारी बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, उनके 3 स्तर होते हैं। तो यहां पर भी दरअसल हरियाणा में जो दूध उत्पादक समितियां हैं ब्लॉक स्तर पे काम नहीं करती हैं, जिला पे करती हैं। और राज्य के स्तर पे स्टेट डेयरी फेडरेशन है जो इन जिला और ग्रामीण स्तर के उत्पादनों के विपणन के लिए नीतियां बनाता है, ग्रामीण जिला स्तर के उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? 1, 3 और 4 कथन सही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो विकल्प है सी वो बिल्कुल सही होगा। और ये आप याद रखें, ब्लॉक स्तर दरअसल स्वशासन की इकाई है। हमारे सहकारी बैंक हो, सहकारी दुग्ध समितियां हो, उनके लिए ब्लॉक कोई स्तर नहीं है। इसका उत्तर हमारा क्या होगा? सी, केवल 1, 3 और 4। अब बात करते हैं सेबी। सेबी पहली बात तो है क्या दोस्तों? आप देखिए, सेबी की जो पूरा नाम है वो है सिक्योरिटीज
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे बनता है सेबी, SEBI। भारत में जो शेयर बाजार है, जो भारत में अन्य वित्तीय बाजार है जहां पर हम शेयर या बॉन्ड का लेन देन करते हैं, उस बाजार के विनियमन के लिए 1988 में सेबी का गठन किया गया, किंतु 1992 में संसद ने सेबी अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम को पारित करने के बाद दरअसल सेबी एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ। तो यहां इस प्रश्न को देखें आप, सेबी क्या है दोस्तों? चूंकि कोई संस्था किसी कानून से बनाई जाती है उसको कहते हैं वैधानिक निकाय, तो सेबी निश्चित ही वैधानिक निकाय है। अगर हम बात करें सलाहकारी निकाय की, तो वैसे निकाय जो सलाह देते हैं, आप देखिए जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग एक वैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग को कैबिनेट के प्रस्ताव से बनाया गया है जो राज्य को, केंद्र को सलाह देती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो नीति आयोग देश में क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। अगर हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय की, वैसे निकाय जो संविधान के अधिनियम या अनुच्छेद से बनते हैं उसको हम कहते हैं संवैधानिक निकाय। जैसे आप देखिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन होता है। तो चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। जो संगठन किसी कानून से बनते हैं किंतु उनके पीछे कोई संविधान नहीं है, उनके पीछे कोई संवैधानिक अनुच्छेद नहीं है, उसको हम कहते हैं वैधानिक निकाय। और जो इन सबसे भी परे है वो क्या है? गैर वैधानिक है। जैसे मान लीजिए सेबी जब बना 88 में, तो उसके पीछे कोई कानून नहीं था, तो वो क्या था? गैर वैधानिक था। लेकिन जैसे ही सेबी को कानून से पारित कर दिया गया, वो क्या बन गया? वैधानिक निकाय बन गया। तो आप देखिए भारत में जितने भी निकाय हैं उनमें या तो निकाय संवैधानिक है या वैधानिक है या गैर वैधानिक है। अगर एग्जाम्पल आपको दूं मैं, तो यहां पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत में वित्त आयोग, केंद्र राज्य के बीच में धन के बंटवारे के लिए संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत, और इसके तहत बनता है वित्त आयोग, जो क्या है? संवैधानिक निकाय है, संविधान के अधीन आता है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग क्या है? अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा आप देखिए हमने बात की सेबी या RBI, ये सभी किसी न किसी विधान से आते हैं, किसी किसी कानून से आते हैं, इसलिए क्या है? ये वैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय है। और अगर कोई संस्था सरकार ने बना दी है या बन गई है किंतु उसके पीछे ना कोई कानून है और ना ही कोई ऐसा संविधान है, तब वो किस में आएगा दोस्तों? वो आएगा गैर वैधानिक निकाय में। तो संस्थाएं पहले गैर वैधानिक होती हैं, फिर हो सकता है कि वो किसी नियम कानून से वैधानिक बन जाए। तो यहां पर सेबी क्या है? वैधानिक निकाय है। नीति आयोग सलाहकारी निकाय है। चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय। हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा वैधानिक निकाय। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो बनता है वो बनता है इनके स्थापना वर्ष पे। 88 में सेबी बना, तब वो गैर वैधानिक था, 92 के कानून से वो बन गया वैधानिक निकाय। आगे बढ़ते हैं। नाबालिग लड़की यदि बचत खाता खोलती है तो कौन सी बैंकिंग है? दोस्तों आप देखिए अलग अलग प्रकार की बैंकिंग होती है। अगर हम शुरू करते हैं सभी उत्तरों से, आप देखिए कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो जो बैंक किसी कॉर्पोरेट हाउस को बैंकिंग सेवा देते हैं, मान लीजिए SBI का खाता, या SBI ने इन्फोसिस कंपनी को खाता खोल के दिया हुआ है, तो किसी कॉर्पोरेट हाउस के लिए जो बैंकिंग होगी वो होगी कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो बहुत सिंपल सी बात है कि नाबालिग लड़की के लिए बैंकिंग तो इसमें नहीं आएगी,
सोशल बैंकिंग की बात करें दोस्तों, सोशल बैंकिंग का वह प्रकार है जिसमें बैंक ऋण देता है सामाजिक उत्थान के लिए, स्वयं सहायता समूह हो या कमजोर वर्ग हो, ग्रामीण विकास हो, तो सामाजिक उद्देश्यों के लिए अगर ऋण दिया गया है तो वो आता है सोशल बैंकिंग। तो नाबालिग लड़की को बचत खाता खोल के देना सोशल बैंकिंग में तो नहीं आएगा। जहां तक मर्चेंट बैंकिंग की बात है दोस्तों, मर्चेंट बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग है जहां पर एक बैंक आपको निवेश संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। आमतौर पे कंपनियों के माध्यम से ये मर्चेंट बैंकिंग होती है। एक ऐसा बैंक है, एक संस्था है जो बड़े उच्च आय वर्गों को बैंकिंग सुविधा देती है। वो क्या है? मर्चेंट बैंकिंग है। तो किसी नाबालिग लड़की का बचत बैंक खाता मर्चेंट बैंकिंग भी नहीं है, क्योंकि वो मर्चेंट तो है नहीं पहली बात तो बचा क्या? आम रिटेल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आप यहां पर बाकी ऑप्शंस को हटाकर भी उत्तर पे पहुंच सकते हैं कि किसी नाबालिग लड़की की बचत खाते की अगर हम बात करें तो ना वो कॉर्पोरेट है, ना वो सोशल है, ना वो मर्चेंट है, बचा क्या? खुदरा बैंकिंग। तो उसकी बैंकिंग क्या होगी? रिटेल बैंकिंग में आएगी, खुदरा बैंकिंग में आएगी। इसके अलावा आप देखिए यहां पर बैंकिंग में और भी प्रकार हैं, अगर आपको बताऊं मैं, एक है संकीर्ण बैंकिंग। दरअसल इसमें होता क्या है, और ये जो बैंकिंग है इसकी सिफारिश दी थी नरसिम्हम समिति ने 1998 की अपनी दूसरी रिपोर्ट में। अगर किसी बैंक के नुकसान बहुत बढ़ जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप सीमित बैंकिंग करें, आप जोखिम वाले क्षेत्रों को ऋण ना दें। तो जब बैंक ऐसी बैंकिंग करेगा उसको बोलेंगे संकीर्ण बैंकिंग। एक है कोर बैंकिंग। कभी आप किसी बैंक जाते हैं तो आपने मान लीजिए किसी एक जिले में खाता खुलवाया, किंतु वो खाता आप अलग अलग जिलों से, देश के अलग अलग कोनों से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के अलग अलग शाखाएं, अलग अलग जो एटीएम हैं वो बैंक के एक कोर से जुड़े होते हैं। इसे बोलते हैं कोर बैंकिंग। एक ऐसी बैंकिंग जहां पर बैंक आपको देश भर में कहीं से भी बैंकिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराता है, क्योंकि बैंक की अलग अलग शाखाएं, अलग अलग इकाइयां बैंक के एक कोर से, गर्भ से जुड़ी हैं, उसे बोलते हैं कोर बैंकिंग। एक है इस्लामिक बैंकिंग, जिसमें यह अवधारणा होती है कि बैंक ब्याज का लेन देन नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम में ब्याज का लेना देना धार्मिक रूप से मनाही है उसकी। इसीलिए अगर कोई बैंक ऐसा है जो ब्याज से नहीं कमाता तो वो दरअसल क्या है? इस्लामिक बैंकिंग के श्रेणी में आएगा। जो बैंक के आपस में कनेक्शंस हैं अपनी सभी शाखाओं से, वो कोर बैंकिंग है। जो बैंक जोखिम मुक्त बैंकिंग करता है वो संकीर्ण बैंकिंग है। जो बैंक बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देता है या उनसे बिजनेस करता है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग है। जो सामाजिक उद्देश्य के लिए है वो सोशल बैंकिंग है। और ये कुछ हमारे पास अलग अलग प्रकार के बैंकिंग है। हमारा उत्तर क्या होगा? खुदरा बैंकिंग। दोस्तों हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है निर्भरता का सिद्धांत। आप देखिए इसका मतलब क्या है। दरअसल निर्भरता के सिद्धांत में होता यह है, इसको ऐसे देखें आप कि ये एक कोर है, कोर मतलब गर्भ है, ये इसकी परिधि में कुछ राज्य हैं। दोस्तों आप देखिए भारत या किसी भी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा उत्पादन गांव में होता है, किंतु रिच शहर के लोग होते हैं। ऐसा क्यों? उत्पादन सारा का सारा गांव में होता है, खेती हो या अन्य खनन हो, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में ही सारा उत्पादन होता है, किंतु रईस या जो पैसे वाले हैं वो आपको शहर में मिलेंगे। ऐसा क्यों? ये सिद्धांत
कहता है कि दरअसल जो धन है वो गरीब क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से, गांव से धनी क्षेत्रों की ओर जाता है। मतलब जो ये धनी क्षेत्र है ये इन पे ही निर्भर है, किंतु शायद जानकारी की कमी है, निवेश की कमी है, तकनीक की कमी है, या सरकारी व्यवस्था ऐसी है जिस कारण से जो ये कोर है ये तो धनी हो जाता है और ये गरीब के गरीब रहते हैं। तो दरअसल धन का जो प्रवाह है वो परिधि से कोर की ओर जा रहा है और ये फिर अपने उसी आय में से, मुनाफे में से कुछ हिस्सा दरअसल कर के माध्यम से इन पे व्यय करते हैं, किंतु ये जो व्यय है वो आंशिक है, बहुत ही नगण्य है। इस सिद्धांत को हम कहते हैं एक प्रकार का सिद्धांत जो ये बताता है कि क्यों गरीब और पिछड़े राज्य गरीब और पिछड़े ही रहते हैं, क्योंकि उन राज्यों से ही धन बाकी भागों की ओर जाता है। दोस्तों यहां पे देखें आप, इस प्रश्न में क्या है, निर्भरता सिद्धांत। केंद्र के कोर एरियाज परिधि के एरिया पे ही क्या है, निर्भर हैं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, इस सिद्धांत के अनुसार संसाधन गरीब और अविकसित राज्यों की परिधि से समृद्ध राज्यों के मूल में, कोर में प्रवाहित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये निर्भरता सिद्धांत की परिभाषा ही तो है। और जो मूल क्षेत्र हैं वो परिधि क्षेत्रों की कीमत पे अपने आप को समृद्ध करते हैं। भारत में शहरों की समृद्धि तो ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पे ही तो आती है। तो यही इसकी परिभाषा है कि जो मूल क्षेत्र हैं, जो कोर क्षेत्र हैं, वो गरीब क्षेत्रों की कीमत पे अपने आप को समृद्ध करते हैं और गरीब क्षेत्रों से आने वाले धन से कोर क्षेत्र विकसित होते हैं। यह है निर्भरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत दोस्तों आप देखिए विश्व में जो विकसित देश हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। अमेरिका की जो कमाई है, जो ब्रिटेन की कमाई है, वो भारत पे निर्भर थी। विश्व भर में इन देशों का शोषण किया गया, तब जाके इन देशों या पश्चिमी देशों की कमाई हुई है। तो ये निर्भर रहे हैं और ये है हमारा निर्भरता का सिद्धांत। हम बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। वे संसाधन तीसरी दुनिया के देशों के बीच, देखिए थर्ड वर्ल्ड का मतलब एक तरह से आप गरीब देश ही होता है, तो ऐसा भी नहीं है। तीसरी दुनिया के देशों के बीच संसाधन का प्रवाह नहीं होता, उल्टा उन देशों से प्रवाह कहां होता है, अमीर देशों की होता है। ये कथन हमारा गलत हो गया। और तीसरे कथन लिखा गया कि संसाधन किसी क्षेत्र के देशों के बीच, ऐसा भी नहीं है। संसाधन गरीब से अमीर की ओर जाता है, ये सिद्धांत का मूल है। और इसीलिए चौथा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्नत देशों के बीच नहीं, ये गरीब से उन्नत की ओर आता है। दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर क्या है, ए। दोस्तों ये था हमारी चर्चा सभी प्रश्नों पर विस्तार से, और हम अगले किसी वीडियो में अन्य वर्ष के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। आप अपने प्रश्न कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद।